हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पिछले लेक्चर में हमने 2-3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे। वो रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन अगर 1-1 होते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी 1-1 होगी, और अगर दोनों फंक्शन ऑन टू होते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी ऑन टू होगी। लेकिन अगर इसके रिवर्स की बात करते हैं, अगर हमें कोई कंपोजिशन जी ओ एफ है और ये हमें जो है 1-1 गिवन है, तो इसमें जो सेकंड फंक्शन होगा ये 1-1 होगा हमेशा। और अगर ये जो कंपोजिशन है ये हमें ऑन टू गिवन है तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये हमेशा ऑन टू होगा। ये 2-3 रिजल्ट जो है हमने डिस्कस किए थे। ओके, इस लेक्चर में हम आगे के कुछ एग्जांपल्स और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 17th एग्जांपल में हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि नेचुरल नंबर से लेकर एक वाई सेट पर जा रहा है। ये वाई सेट हमें क्या गिवन है? वाई सेट एक रेंज सेट गिवन है। फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया? फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 करके ये फंक्शन डिफाइन किया गया। और वाई सेट जो है हमें एक रेंज सेट दिया गया है, यानी कि हमें 4x + 3 दिया हुआ है सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि y के अंदर वो सभी वैल्यूज आएंगी। अगर हम इनपुट देंगे नेचुरल नंबर से और जो आउटपुट आएंगी 4x + 3 वो y के अंदर रखी गई है। यानी कि इसका एक एग्जांपल समझे कि y सेट एक्चुअली क्या है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 11। ओके, और अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें मिलती है 15 एंड सो ऑन। यानी कि 4 के डिफरेंस पर हमें इसकी वैल्यूज मिल रही है। ये हमें फंक्शन गिवन है। ओके, हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। आपको पहले भी बताया था, अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू बनता है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन बनता है, यानी कि उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि जो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या बनेगा। इन्वर्स फंक्शन वो हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस फंक्शन को जो है 1-1 शो करते हैं। 1-1 कैसे शो करते हैं? हम क्या करते हैं, डोमेन में से कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, x1 x2, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, सच दैट इनकी जो इमेजेज है f(x1) जो है f(x2) के बराबर है। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या बनेगा? 4x1 + 3 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? 4x2 + 3 के बराबर होगा। ओके, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि हमें क्या मिल गया? x1 बराबर x2 मिल गया। यानी कि हम किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज को सेम लेकर चले थे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो दो एलिमेंट्स थे वो भी सेम आ गए। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि फंक्शन जो है हमारा 1-1 फंक्शन बन रहा है। ओके, फंक्शन हमारा जो है 1-1 फंक्शन बन रहा है। ओके, इसके बाद अगर हम ऑन टू नेस की बात करें, ओके, हमने शो करना है कि फंक्शन जो है ऑन टू भी है। ओके, तो ऑन टू नेस को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे y, लेके चलेंगे कोई भी आर्बिट्ररी y उठा रहे हैं इस कैपिटल Y सेट में से। ओके, तो हम दिखा देंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें परी इमेज जो है डोमेन के अंदर मिल रही है। यानी कि हम मान के चलते हैं देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f(x) जो है y के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि f(x) अगर y के बराबर है, हम वो x ढूंढ रहे हैं जो इस y की प्री इमेज बनेगा, तो वो x क्या होगा? f(x) क्या गिवन था हमें? 4x + 3 के बराबर गिवन था और ये y के बराबर आ गया। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 3/4 आ जाएगी। ओके, यानी कि हर y के कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन के अंदर जो है y - 3/4 जो है प्री इमेज मिल रही है। हम कोई भी y उठा ले, इस y सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा ले, फॉर एग्जांपल अगर 7 उठाते हैं तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी प्री इमेज क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ओके, सिमिलरली 11 उठाते तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो है प्री इमेज 2 मिलेगी एंड सो ऑन। यानी कि हमें सभी एलिमेंट्स की जो है प्री इमेज मिल रही है। तो यानी कि हमने शो कर दिया
कि फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है। ओके, अब कोई भी हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1 भी बनता है, ऑन टू भी बनता है, तो उस फंक्शन का जो है बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि वो इन्वर्स फंक्शन कौन सा बनेगा। ओके, तो हम मान के चलते हैं लेट जी जो है इसका एक इन्वर्स फंक्शन है जो y से लेकर n तक जा रहा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होगी, जो मेन फंक्शन होता है उसकी कोडोमेन के बराबर होगी, और जो इन्वर्स फंक्शन उसकी जो कोडोमेन होगी वो जो मेन फंक्शन है उसकी डोमेन के बराबर होगी। ओके, तो ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये जी हमने इसको डिफाइन कर दिया है। हमने शो करना है कि GOF जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर बनेगा और FOG है वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर बनेगा, ये हमने शो करना है। ओके, अब ये GOF जो है ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा, किस पर डिफाइन होगा, ये देखने वाली बात है। देखो ये F इनपुट लेगा, F कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नेचुरल नंबर से जा रहा है, और G की आउटपुट क्या है, G की आउटपुट भी नेचुरल नंबर है, यानी कि ये GOF जो है ये नेचुरल नंबर पर एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ये हमने शो करना है। ओके, सिमिलरली अब ये G फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, G फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जैसे हमने अभी निकाला था कि y-3/4। ओके, y-3/4 ये हमने G फंक्शन डिफाइन किया है। और FOG कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, FOG डिफाइन होगा G अब की बार इनपुट लेगा, यानी कि G की इनपुट क्या है, y है, और F की आउटपुट क्या है, वो भी y है, यानी कि FOG जो फंक्शन बनेगा वो y से लेकर y पर आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले GOF को जो है आइडेंटिटी फंक्शन शो करते हैं, तो इसके कोरिस्पोंडिंग कोई x उठाते हैं नेचुरल नंबर से, तो ये कैसे अप्लाई होगा, G(f(x) अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, G(f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है, 4x + 3 के बराबर है, और ये 4x + 3 जो है ये क्या है, G की इनपुट है, यानी कि G अपनी इनपुट का क्या कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि हम y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 4x + 3 पुट कर देंगे। ओके, 4x + 3 - 3 डिवाइड में 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें जो है x के बराबर मिल जाएगा, यानी कि GOF जो है x को x पर भेज रहा है, जहाँ पर x कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पर, यानी कि GOF जो फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है नेचुरल नंबर पर। सिमिलरली हम शो करते हैं कि FOG जो फंक्शन होगा वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, FOG जो फंक्शन होगा वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, वो बनेगा y से लेकर y तक। ओके, तो अब FOG की बात करते हैं। FOG के अंदर हम y लेकर चलेंगे, y बिलोंग करता है कैपिटल Y के अंदर से, तो इसमें ये कैसे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा, सबसे पहले G अप्लाई होगा y पर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा G(y) क्या कर रहा है, G(y) की वैल्यू क्या है, y-3/4 है। अब F अपनी इनपुट का क्या करता है, F अपनी इनपुट का 4x + 3 बना देता है, यानी कि x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, y-3/4 पुट कर देंगे। ओके, y-3/4 पुट कर दिया है, +3 हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि y के बराबर आ गया, यानी कि FOG(y) हमें क्या किसके बराबर मिल रहा है, y के बराबर मिल रहा है, यानी कि FOG क्या कर रहा है, अपनी इनपुट के y को जो है y के बराबर ही भेज रहा है। ओके, तो यानी कि FOG जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है किस पर, y सेट पर। ओके, तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि f जो है एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका इन्वर्स फंक्शन दैट इज g फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। इस g फंक्शन को जो है हम f इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट जो है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं, अगर आप आराम से इसको पढ़ोगे तो भी हो जाएंगे। इसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में हमें सबसे पहले ये दिया हुआ कि अगर कोई दो रिलेशन है R1 एंड R2, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमने शो करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ये हमने शो करना है। चलो इस एग्जाम्पल को तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन 19th एंड 20th एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ लेंगे तो सभी दोनों हो जाएंगे। ओके, इससे नेक्स्ट जो हमें 21st जो क्वेश्चन गिवन है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन का हमें क्वेश्चन चेक करना है। ओके,
इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी रिलेशन वो फंक्शन से गिवन है। और 23rd जो क्वेश्चन है वो हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करनी है, 24 में भी नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करनी है एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 18th क्वेश्चन को देखते हैं, 18th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, 18th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस 18th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि R1 जो है एंड R2 जो है दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन जो है गिवन है। हमने शो करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इन दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ये हमने शो करना है। ओके, ये जो है हमने शो करना है। ओके, तो इसको शो करने के लिए वही काम करेंगे हम। अगर हमारे पास कोई एक गिवन सेट होगा जिस पर जो है R1 भी A पर रिलेशन बन रही है और R2 भी A पर रिलेशन बन रही है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो भी तो A पर रिलेशन बनेगी। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, हमने ये शो करना है कि AA जो है वो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, इसको शो कर रहे हैं। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि AA जो है वो R1 में बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि R1 जो है एक हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसलिए AA जो है वो बिलोंग करता है R1 में। एंड और ये AA जो है वो बिलोंग करता है R2 में, क्योंकि R1 एंड R2 जो हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है। तो इक्विवेलेंस अगर रिलेशन गिवन है तो ये जो रिलेशन होंगी दोनों, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होंगी। तो अगर AA जो है दोनों R1 और R2 दोनों बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ओके, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन होगी, यहाँ से इम्प्लीकेशन हो गई कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो भी इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, वो भी रिफ्लेक्सिव बन जाएगी। ओके, इससे नेक्स्ट हम शो करते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, इसको शो करते हैं। ओके, R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, इसको शो करते हैं। तो हमें तो ऑलरेडी गिवन है कि R1 एंड R2 जो हैं वो तो सिमेट्रिक ऑलरेडी गिवन है। तो हम लेके चलते हैं लेट AB जो है वो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में। ओके, क्योंकि ये तो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें मानना पड़ता है कि AB इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। हम ये प्रूव करेंगे कि जो इसका रिवर्स है BA जो है वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अगर ये AB जो है R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि AB जो है वो R1 के पास भी है एंड AB जो है वो R2 के पास भी है। तो अगर AB R1 के पास है तो ये क्या इंप्लाई करता है, BA जो होगा वो भी R1 के पास होगा। क्यों, क्योंकि R1 जो है हमें सिमेट्रिक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली BA जो होगा वो R2 के पास भी होगा, क्योंकि R2 जो है हमें सिमेट्रिक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि BA जो है R1 के पास भी है, BA R2 के पास भी है, इसलिए BA जो है वो बिलोंग कर जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ओके, तो हम क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे कि AB इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा BA भी इसके पास है। तो यानी कि ये जो इंटरसेक्शन की जो रिलेशन है ये क्लियरली सिमेट्रिक रिलेशन जो है बन रही है। ओके, इसके बाद इस रिलेशन को हम शो करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी बनेगी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम दो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। लेट AB जो है बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये हम मान के चलते हैं। एंड BC जो है वो भी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये हम मान के चलते हैं। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि SC जो है वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, ये हमने शो करना है। तो अगर ये AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका मतलब AB जो है वो R1 के पास भी है और AB जो है वो R2 के पास भी है। सिमिलरली BC जो है वो R1 के पास भी है, सिमिलरली BC जो है वो R2 के पास भी है। ओके,
तो अगर ए बी R1 के पास है, बी सी भी R1 के पास है, तो R1 जो है हमें ट्रांजिटिव रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कि ए सी जो होगा वो भी R1 के पास होगा। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ए सी जो होगा वो R2 के पास भी होगा। तो ए सी जो है R1 के पास भी है, R2 के पास भी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए सी जो है इनके इंटरसेक्शन के पास भी होगा। ओके, तो यहाँ से R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन गई है। हैंस हमने शो कर दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है बन गई है। ओके, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं 19th एंड 20th वो पढ़ने से ही हो जाएंगे आपके। ओके, इसके बाद हम 21st क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। यानी कि हमने जो है 1 फंक्शंस काउंट करने हैं 1 2 3, एक सेट गिवन है 1 2 3 और इस साइड भी हमें गिवन है 1 2 3। तो हमने 1 फंक्शंस काउंट करने हैं। तो 1 फंक्शन काउंट करना बहुत आसान है। देखो 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 1 के पास 3 चॉइसेस है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं जस्ट हमने। ओके, तो 1 के पास जाने के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो यानी कि 1 के पास 3 चॉइसेस है, यानी कि 3 हो गया मल्टीप्लाई में। ये हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, जो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में +1 क्लास में पढ़ा था। ओके, तो 1 के पास जो है 3 चॉइसेस है, ये 1 की इमेज 1 भी हो सकती है, 1 की इमेज 2 भी हो सकती है, 1 की इमेज 3 भी हो सकती है। ओके, सिमिलरली जो 2 की इमेज है, अब 1 की इमेज जो है इनमें से कोई एक होगी। हमने मान लिया कि 1 की इमेज जो है 2 हो गई है, यानी कि 1 के पास तो 3 वेज थे। सिमिलरली 2 के पास अब 2 वेज बचे हैं, 2 की इमेज 1 भी हो सकती है, 2 की इमेज जो है 3 भी हो सकती है। ओके, तो यानी कि 2 के पास जो है इमेज बनाने के लिए 2 तरीके हैं। सिमिलरली अब 2 जो है इन दोनों में से किसी ना एक पर तो इमेज बनाएगा। सिमिलरली अब 3 के पास जो है ओनली 1 वे बचा है, तो इसलिए हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे जो कि 1 फंक्शन होंगे, तो वो हमारे पास 6 फंक्शन बनेंगे टोटल। ओके, और इसमें हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं NP(n) का, दैट इज़ परमुटेशन, दैट इज़ n फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू यहाँ 3 है, इसलिए 3 फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे इस 22 क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद हम 23rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, वेट ए मिनट।